हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी। बेटा, बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं पढ़ते वक्त कि वो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, कि बच्चे चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि सर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो बेटा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक सीरीज बनाई जाए कि चैप्टर वाइज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आपके लिए प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और यहाँ से आपको प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं हर चैप्टर से 5-5 6-6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू या एनसीईआरटी के होंगे बेटा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सेकंड चीज बेटा, मेरी आंखों से देख के समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लोड चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। ये देखो आप, कितनी बजे शूट हो रहा है ये आप देखो, है ना, रात की 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। पर ठीक है यार, मतलब ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, मेरी फैक्ट्री भी है, सारी चीजें मैनेज करने के बाद इसी टाइम पे टाइम मिल पाता है। और ऑब्वियसली आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करनी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज यार एक कमेंट बॉक्स में ना अच्छा सा कमेंट लिख देना कि आपको कितनी हेल्प मिली या फिर आप और क्या चाहते हो, सारी चीजें। या मैं बहुत ओपन हूँ फीडबैक के लिए। ठीक है, तो अगर आपके कुछ सजेशन भी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बिना देर किए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेटा, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे के सारे डिटेल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल करे हुए हैं। ठीक है, सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट में जाओ, डिटेल वीडियोस देखो और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पीवाईक्यू सारी चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो बिना देर किए अपन इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बेटा, इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला, अरे राव्या, बेटा ये जो राव्या है ना, बेटा ये जो राव्या नाम की लड़की है ये बहुत नालायक बच्ची है। ठीक है, नालायक क्यों है? क्योंकि ये आपके पेपर में एज इट इज आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो बेटा इस राव्या का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवाईक्यू है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा डील करते हैं, क्या कह रहा है कि राबिया वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क। ठीक है भाई, वो ऑफिस क्लर्क की तरह काम कर रही थी इन अ फर्म इन द परस्यूट टू अटेंड हायर पोजीशन, है ना, उसको हायर पोजीशन में जाना है और हायर इनकम चाहती है। तो उसने क्या किया, शी अटेंडेड अ फ्यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, उसने क्या किया कि प्रमोशन और उसकी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशंस, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, गला है ना, दिन भर हो गया यार, है ना, चलो ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। अब अपने को बताना है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राव्यास डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है कि राव्या ने अपनी जॉब में प्रमोशन या इनकम बढ़ाने के लिए उसने कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। तो इसका इम्पैक्ट बताना है हमको कि उसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बेटा ध्यान से सुनो कि राव्या, अपन स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि जो इम्पैक्ट पूछा है, तो ऑब्वियसली बेटा राव्या के ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन के अटेंड करने का जो डिसीजन है उसका उसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, द डिसीजन ऑफ राव्या टू अटेंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से राव्या को कैसे बेनिफिट हुआ होगा। तो बेटा मान लो कि ये है राव्या। ठीक है, इसके बाल बना देते हैं थोड़े से, है ना, बड़े बेकार बाल बनाए हैं मैंने, लेकिन चलो ठीक है। ठीक है, ये है राव्या। अब बेटा राव्या ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन लगाए, तो अब क्या हुआ बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन से सबसे बड़ा फायदा, बेटा इस क्वेश्चन को ना फ्लो चार्ट से समझा सकते हो। इस चैप्टर में फ्लो चार्ट्स का यूज करे बिना आप आंसर मत लिखना है ना। फ्लो चार्ट्स का एक अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है जो कॉपी आपके चेक कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट है, मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ठीक है, सुनो, तो बेटा राव्या ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन लगाए। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो कलर चेंज करते हैं,
कि वो अपडेटेड रहेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, अपडेटेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, उसका स्किल सेट इंप्रूव होगा, है ना। अगर वो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेगी तो उसका स्किल सेट क्या हो जाएगा बेटा, इंप्रूव हो जाएगा। और अगर उसका स्किल सेट बढ़ गया, ठीक है, स्किल सेट बढ़ गया तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्या हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। ठीक है, उसकी स्किल सेट ज्यादा है तो उसकी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी उसके लिए। ठीक है, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज से उसको क्या मिलेगा, बेटर इनकम मिल जाएगी सर। ठीक है, तो राव्या का जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का डिसीजन है, उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। और फिर इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आप दो दो तीन तीन चार चार लाइन में, मतलब एक पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर देना कि राव्या के डिसीजन से उसका स्किल सेट बढ़ेगा, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेगी, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर होंगी और उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे डील करते। एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल, डबल लिख लिया, इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, है ना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कंपलसरी है, इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा क्यों है, हमें जस्टिफाई करना है ना, जस्टिफाई करना है ना। हाँ, डू यू एग्री, मतलब हम इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट में हम लोग को वैलिड एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे देश में, है ना, मतलब अपना कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो हमारे जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्री है, उस देश में एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा लगाना पड़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का ध्यान रखना है तो बेटा गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, तो मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बताता हूं। उस 3-4 पॉइंट को सेंटर में रख के आप अपना आंसर प्लान कर लेना। ठीक है, तो बेटा ये पूछ रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है। बेटा पहला पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट तो जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि हमारे देश, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, है ना, ईच एंड एवरी सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मच ऑफ देयर इनकम ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है बेटा, हमारे देश, जैसे हमारा देश है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, तो बेटा हमारे देश में सारे लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे। क्यों, क्योंकि उनकी इनकम क्या है, कम है। तो इट इज नॉट अफोर्डेबल, है ना, इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी सिटीजन टू स्पेंड मच ऑफ देयर इनकम ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी सिटीजन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि जब आपने 10th तक की सोशल साइंस पढ़ी, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट आया होगा। तो बेटा फंडामेंटल राइट हमारे देश में, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को सरकार चाहती है कि ये 6 हर उस नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर राइट टू एजुकेशन इज अवर फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो मैं यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं कि हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। क्या, इसीलिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं बेटा एजुकेशन एंड हेल्थ। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना। ऐसा होता है ना कि अगर आप हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने बोला कि सर आपका बिल हुआ है 1 लाख, तो बेटा आप उससे बार्गेनिंग नहीं करोगे। ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि यार ठीक ठाक लगा लो यार, 70-80 हजार कर दो यार इसको, है ना, जितना बोला उतना देना ही है। एजुकेशन में भी अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े स्कूल में चले जाओगे तो बोलेंगे कि फीस, तो बेटा घर वाले ना जमीन बेच के, गोल्ड बेच के भी बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो एजुकेशन और हेल्थ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और अगर इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा तो बेटा इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। इसीलिए क्या, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्यों, क्योंकि
अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, एजुकेशन और हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ दीज वाइटल सेक्टर्स private players of these vital sectors sectors cannot create monopoly, ताकि वो अपनी मोनोपोली ना बना पाए, इसलिए क्या है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं बेटा कि अगर आप एक पर्सन की एजुकेशन या हेल्थ पे पैसा खर्च करोगे तो बेटा उसके बेनिफिट्स ना लॉन्ग टर्म होते हैं। आपने एक बच्चे को 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, हो सकता है कि 1000 रुपए उसके 10 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपने उसको 1000 रुपए की बुक्स लाके दे दी और अगर उसने पढ़ाई कर ली तो हो सकता है उसका बेनिफिट क्या होगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा, लॉन्ग टर्म तक होगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लिख रहा हूँ बेटा, है ना। आप अपना आंसर फ्रेम कर लेना इन 4 पॉइंट्स के अराउंड। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। बेटा ये जो वुमेन रिलेटेड टॉपिक है ना, जो गर्ल्स रिलेटेड टॉपिक है, वुमेन्स रिलेटेड टॉपिक है, इसमें सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पूछता है और पूछने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो वुमेन रिलेटेड एजुकेशन है या सिक्योरिटी है, या आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में देखोगे कि उनका पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, तो बेटा इससे रिलेटेड ना सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और पूछने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, डायरेक्ट आ सकता है। डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, कि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट कि बेटा अगर आपको एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना है फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या लिख सकते हो, टू मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा, टू मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। बेटा एक लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी है, ताकि उस लड़की को, जब वो लड़की पढ़ लिख लेगी तो उसकी समाज में एक उसका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो हमें उस लड़की का स्टेटस अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड क्या लिख सकते हैं, टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस। क्या लिख सकते हैं बेटा, सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, थर्ड बेटा ऐसा कहा जाता है और ऐसा बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूं, कि अगर एक परिवार में वुमेन एजुकेटेड है तो बेटा उसका पूरा परिवार एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को सही दिशा में सही तरीके से उसकी परवरिश कर सकती है ना। तो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है फैमिली पे अगर वुमेन एजुकेटेड है। ठीक है, तो बेटा इट इज वेरी वुमेन्स एजुकेशन विल हैव वुमेन एजुकेशन विल हैव वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देयर फैमिली, है ना। और इसको अपन फर्टिलिटी रेट से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी, ठीक है, तो उसका फर्टिलिटी रेट पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, कि वो उतनी समझदार होगी या उतनी सेंसिबल होगी कि वो कितने बच्चों को जन्म दे और उस कितने बच्चों की वो परवरिश सही ढंग से कर सकती है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली ये सोशल इशू है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। It is difficult to prove the cause and effect relationship between HCF and economic growth. Human capital formation और economic growth, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सैंपल पेपर में भी इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो बेटा अभी तक क्या होता था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से घिसे पीटे क्वेश्चन आते थे कि बता दो एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, बता दो हेल्थ पे पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो ये रटे रटाए टॉपिक बच्चे रट के जाते थे, लेकिन अब सीबीएसई इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसके चांसेस आपके पेपर में आने के अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक देश में अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। ठीक है, इसको आपको ये प्रूफ करना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये आपस में, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर अच्छा है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी ही होगी। अब इसको कैसे प्रूफ करना है कि ऐसा जरूरी नहीं है, तो बेटा इसको बिकॉज ऑफ फॉल्टी
मेजरमेंट टेक्निक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉल्टी मेजरमेंट टेक्निक्स। अब इसका मतलब क्या? तो बेटा हमारे देश में, है ना, हमारे देश में, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि हमारे देश में एजुकेशन का लेवल कैसे नापा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? तो बेटा लिटरेसी रेट, है ना, लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेट और टीचर प्यूपिल रेशियो, ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर एजुकेशन का स्तर कितना है ये नापा जाता है, ये मेजर किया जाता है। तो बेटा ये जो जितने भी हैं, है ना, ये एजुकेशन के लिए हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देना। तो बेटा ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। कहां पर फोकस करते हैं? क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे एनरोल किए, एक कितने बच्चों पे एक टीचर है। बेटा ये क्वालिटी के ऊपर कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ या बच्चे को जॉब कब मिलेगी? जब वो क्वालिटी पे फोकस करेगा, है ना बेटा। पढ़ लिए 10वीं में 10th में 30-40% से पास हो गए, 50% से पास हो गए, क्या जॉब मिल जाएगा? नहीं बेटा, रट के पास हो रहे हैं अपने बच्चे, लेकिन जब आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे तब आपको जॉब मिलेंगे और तब एक देश इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो बेटा ये सारे इंडिकेटर्स क्वांटिटी पे फोकस्ड हैं, ठीक है, क्वालिटी पे कोई भी फोकस नहीं है। एजुकेशन कितने लोग ले रहे हैं इस पे फोकस है, उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। थियोरेटिकल नॉलेज पढ़े जा रहे हैं, नो फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। देयर शुड बी फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। नींद आ रही है यार, है ना, मतलब दिमाग ऐसा हो रहा है कि मतलब उतनी इफेक्टिव तरीके से चीजें आ नहीं रही है दिमाग में, ठीक है। चल, इसलिए वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं हेल्थ वाले। ये तो अपन ने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ में भी क्या है? आप हेल्थ, एक देश कितना अच्छा है हेल्थ वाइज, हेल्थ सेक्टर में, उसको नापने के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हैं। कैसे इंडिकेटर हैं? तो बेटा मोर्टेलिटी रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट है। और क्या है? मोर्टेलिटी रेट से नापा जाता है। और क्या है भाई? भूल रहा हूँ यार, एक आध पॉइंट है ना, आ नहीं रहा है बेटा। ये इंडिकेटर्स भी क्या है? ये क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे इसका कोई, हाँ एक और है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर जन्म लिया तो वो कितने साल तक एवरेज जी रहा है। तो बेटा कितने साल तक जी रहा है, ऑब्वियसली ये कहां पर फोकस है? क्वांटिटी। वो किस हालत में जिया, मतलब वो वेंटिलेटर पे ही पड़ा रहा तो क्या क्वालिटी के ऊपर वो बहुत अच्छी लाइफ जिया? नहीं, वो हो सकता है 70 साल तक जिया, लेकिन उसने 20-30 साल उसके वेंटिलेटर पे काटे, या ऑक्सीजन मास्क के साथ काटे, बीमारियों के साथ काटे। तो बेटा वो क्वांटिटी में जरूर अच्छा है, लेकिन क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक देश इकोनॉमिक HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऐसा संभव नहीं है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ऑफ फॉल्टी मेजरमेंट टेक्निक्स, बिकॉज द टेक्निक्स आर ओनली फोकस्ड ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटेटिव टर्म्स में कोई भी बात नहीं करना है। समझ में आया? आगे बात करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है ना, या दिमाग में आया तो बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो गैप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो तेजी से कम हो रहा है। मतलब डेवलपिंग कंट्री में भी एजुकेशन और हेल्थ, है ना, इन पे काम किया जा, इनमें इंडिकेटर तो शो कर रहे हैं कि इनमें गैप कम हो रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में ऐसा कोई भी गैप कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो बेटा इसके पीछे भी यही कारण, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो? क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम कब कम होगा? जब ये गैप, सॉरी, पर कैपिटा इनकम का जो ये गैप है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, ये गैप कब रिड्यूस होगा? जब क्वालिटी के ऊपर फोकस होगा, ठीक है। तो बेटा वो क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आ सकता है। आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर और ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज एन। बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर मैं राबिया वाले पार्ट में, राबिया वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ फ्लो चार्ट, तो मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ। ये भी यही कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ऑन द जॉब ट्रेनिंग से कैसा रिलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और वही सारा फ्लो चार्ट बनाना है, तो इसको आप डील कर लेना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। अब लास्ट, एजुकेशन कमीशन 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP must be spent on education.
हाउ फार इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव। बेटा 1964-66 में एक कमीशन बना था, एजुकेशन कमीशन, और उसमें एजुकेशन कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। मतलब उस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि 6%, एक देश की जीडीपी जितनी भी है उसमें से 6% किस पे खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, टू मेक अ नोटिसेबल ग्रोथ इन एजुकेशन, है ना, कि अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ देखनी है तो आपको कितना परसेंट अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा, 6%। और करंट, अगर करंट की बात करूं कि करंटली इंडिया कितना कर रहा है करंटली, तो बेटा अराउंड 4% है ना, आप इसको अराउंड 4% लिख के आना। अराउंड 4% है कि इंडिया अपना जीडीपी पे कितना खर्च, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, अराउंड 4%। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन में ये भी बता देना, पहले आप इसको इस तरीके से स्टार्ट करना कि एजुकेशन कमीशन ने इतना रिकमेंड किया था और करंटली अपन कितना खर्च कर रहे हैं, 4% खर्च कर रहे हैं। और इस एक्सपेंडिचर, जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है ना, जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ के समझा देना बेटा, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो बेटा मैंने है ना डिटेल वीडियोस में बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाया है, मैं भी फटाफट बता देता हूँ कि एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में पैसा ज्यादा खर्च कर रही है सरकार हायर एजुकेशन के कंपैरिजन में। हमारे देश की सरकार हायर एजुकेशन पे कम पैसा खर्च कर रही है, एलिमेंट्री पे ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, लेकिन जो हायर एजुकेशन पे पर कैपिटा खर्च, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहां पर ज्यादा है, वो हायर में ज्यादा है। ओवरऑल खर्चा कहां पर ज्यादा है, एलिमेंट्री में ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहां पर ज्यादा है, हायर में ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेना। बेटा अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज यार एक कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। ठीक है, और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, आपको और वीडियोस और चैप्टर के वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्लीज एक बार बता देना। ठीक है, और अगर हो पाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।